नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आपका स्वागत है आरपीएस समाचार में। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली से। दिल्ली से आ रही खास खबर, 28 अप्रैल के बाद से शुरू हुआ एक्टिव पश्चिमी विमोच 3 मई तक 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट, 10 में हीट वेव की चेतावनी। आपको बता दें, देश में 28 अप्रैल के बाद मौसम में एक बड़ा बदलाव। दरअसल आईएमडी अलर्ट ने पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश के साथ गरज चमक की आशंका जताई है। इसके साथ ही यह भी बारिश का दौर मई के पहले सप्ताह तक जारी रह सकता है। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में बिजली गिरने और तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। आईएमडी अलर्ट अनुसार उत्तर मध्य के भारत में भी तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। आईएमडी अलर्ट की माने तो 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसमान में धूप खिली रहेगी, तेज गर्म हवा चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा। वहीं लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। आईएमडी की माने तो 28 अप्रैल के बाद एक नया पश्चिमी विमोच का प्रभाव उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। हल्की बारिश से जनजीवन को सामान्य राहत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 28 से 1 मई के बीच बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा हरियाणा सहित पंजाब में भी मौसम में राहत मिलेगी। तापमान में 2 से 3% गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही 30 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल तूफान, गर्ज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। 28 अप्रैल से 3 मई तक कई राज्यों में तेज धूल भरी आंधी चलेगी। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मौसम में बदलाव दिखेगा। 3 मई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम में आंधी सहित तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 3 मई तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बेंगलुरु, केरल, कर्नाटक में बारिश का दौर जारी रहेगा। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं मछुआरों को तेज हवाओं के कारण गहरे स्थान पर जाने से मना किया गया है। ताज़ा पश्चिमी विमोच के प्रभाव के कारण 28 से 30 अप्रैल तक जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बिजली गिरने की संभावना है। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि होगी। 27 अप्रैल को असम और मेघालय में ओलावृष्टि की संभावना बनी रही। आईएमडी के अनुसार 29 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी, गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। 26 से 29 अप्रैल के दौरान राजस्थान में तेज धूल भरी हवाएं 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से होने का अनुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान आईएमडी ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छिटपुट वर्षा और बिजली गिरने की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक विदर्भ और आंतरिक उड़ीसा में भी संभावना जताई गई है। 2 मई तक विदर्भ और आंतरिक उड़ीसा के कई क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। वहीं उड़ीसा के 8 जिलों में बुधवार को आबादी के भी आसार जताए गए हैं, जबकि बिहार,
झारखंड और पश्चिम बंगाल में 26 और 27 अप्रैल को हीट वेव का बड़ा अलर्ट जारी रहा। झारखंड में 26 से 29 अप्रैल तक हीट वेव की आशंका जताई गई है। इस दौरान मौसम साफ रहेगा। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में 28 से 30 अप्रैल के दौरान हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान क्षेत्रों में गर्म तेज हवाएं चलेंगी। तेलंगाना में भी 29 अप्रैल तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, क्योंकि गर्म मौसम है। गर्म मौसम में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कूलर, पंखे और एसी की। इसी को लेकर एक खबर दिल्ली से आ रही है। गर्मी को लेकर दिल्ली से खास खबर। नहीं खरीदना चाहते हैं एसी तो घर लाए ये फैन। पानी के बौछार के साथ देगा ठंडी हवा। पड़ जाएगी कंबल की ज़रूरत। आपको बता दें, भीषण गर्मी का समय आ चुका है। इस सीज़न में हर कोई एयर कंडीशनर में रहना चाहता है, लेकिन कम बजट होने के कारण लोग इसे खरीद नहीं पाते। इसके अलावा बिजली का बिल भी है, जो एसी के लगातार चलने के बाद ज़्यादा आता है। अगर आप भी उनमें से ही हैं तो टेंशन न लीजिए, क्योंकि कई ऐसे ऑप्शन हैं जिससे आप गर्मी को बाय बाय कह सकते हैं। कम बजट में आप एसी जैसी हवा ले सकते हैं। हम आपको जिस फैन के बारे में बताने जा रहे हैं वो टेबल फैन या सीलिंग फैन से अलग है। यह एक खास फैन है जो पानी की बौछार के साथ ठंडी हवा भी देता है। मार्केट में कई तरह के वाटर स्प्रिंकलर फैंस मौजूद हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। वाटर स्प्रिंकलर फैन हवा और पानी के साथ छींटे का मेल करके आपको ठंडी हवा देता है। यह वैसा ही फैन है जिसे आपने शादी या पार्टी में देखा होगा। यह एक पावरफुल कूलिंग फैन है। यह पानी का छिड़काव करके गर्म हवा को ठंडा बना देता है। यह फैन घर के अंदर और बाहर दोनों जगह शानदार हवा दे सकता है। फैन को वाटर लैंप से कनेक्ट किया जाता है। फैन में छोटे छोटे होल होते हैं। वाटर लैंप चालू करने के बाद जैसे ही फैन ऑन करेंगे तो पानी की बौछार के साथ तेज हवा देगा। खास बात यह है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना स्प्रिंकलर चाहिए। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। DIY कॉपर्स फैन अमेजन पर उपलब्ध है। इस फैन की वैसे तो कीमत 4,197 रुपये है, लेकिन इसको आप अमेजन से 2,587 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके साथ आपको पाइप टैप कंडक्टर भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई के महाराष्ट्र से। दूल्हे को डांस पड़ा महंगा। शादी में इतना नाचा कि नाराज हो गई दुल्हन और अपने दोस्त को पहना दी वरमाला। आपको बता दें कि मंडप सजा था, डीजे बज रहा था, बारात लड़की के द्वार पर पहुंच चुकी थी और दूल्हा कार से उतरकर दोस्तों के साथ डांस करने लगा। डीजे की धुन पर उसका डिस्को डांस इतना लंबा चला कि लड़की का पिता नाराज हो गया और शादी में पहुंचे एक अन्य लड़के को बुलाकर उसे अपनी बेटी सौंप दी। यह कहानी सुनने में फिल्मी नज़र आ रही होगी, लेकिन इसमें सच्चाई है। घटना महाराष्ट्र में बुलढाणा जिले के मलकापुर पंगरा गांव में 24 अप्रैल को हुई। लड़की के पिता का आरोप है कि दूल्हा शराब के नशे में धुत था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ कर दी। लड़के के पिता का यह भी कहना है कि बारात
मुहूर्त निकालने के बाद 4 बजे द्वार पर पहुंची और मुहूर्त निकलने के बाद 4 बजे द्वार पर पहुंची और दूल्हा रात 8 बजे तक डांस करता रहा। देर से आने का कारण पूछा गया तो बाराती मारपीट पर उतर आए। इसके बाद लड़की वालों ने दूल्हा समेत लड़के वालों की जमकर पिटाई की और फिर उन्हें बिना खाना खिलाए भगा दिया। लड़के के पिता ने बताया कि द्वार पर बारात आ चुकी थी और अगर शादी नहीं होती तो बड़ी बदनामी हो जाती। ऐसे में मामला पंचायत के पास पहुंचा। इसमें तय हुआ कि इसी मंडप में लड़की की शादी होगी, लेकिन किसी और से। इसके बाद तलाश शुरू हुई और बारात में शामिल एक लड़का लड़की के पिता को भा गया। पिता ने अपनी झोली फैलाई और कुछ ही देर में लड़का भी शादी करने को तैयार हो गया। खास बात यह है, लड़का और लड़की एक अच्छे दोस्त भी हैं। दूसरे शख्स से शादी कर खुश है दुल्हन। दूसरे बर को पाकर दुल्हन प्रियंका बहुत ही खुश नजर आ रही। उसने कहा, गनीमत है जो पहले ही पता चल गया कि दूल्हा शराबी है। वह नाच रहा था और वरमाला लेकर घंटों खड़ी थी। बारात में उसकी हरकत से हमारा पूरा परिवार आहत था। अच्छा हुआ कि उसकी सच्चाई वक्त से पहले सामने आ गई। पहले लड़के ने भी अगले दिन शादी रचाई। शादी के मंडप से भगाए जाने के बाद पहले दूल्हे ने भी अगले दिन एक दूसरी लड़की से धूमधाम शादी की। हालांकि इस शादी से पहले उसने डांस नहीं किया और ना ही उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने शराब पी। दूल्हे ने कहा कि जोड़ियां भगवान बनाता है और जहां जिसकी शादी होने वाली होती है वही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र। एक बड़ी खबर आ रही है छतरपुर से। सनसनीखेज, चौंकाने वाली। गेहूं की कटाई करते समय हुई मुलाकात। कटाई खत्म होते ही 20 साल के लड़के के साथ भाग गई 7 बच्चों की मां। आपको बता दें कि छतरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां 50 साल की एक महिला 20 साल के लड़के के साथ भाग गई। यह महिला 7 बच्चों की मां भी है। महिला के पति, बच्चों और उसकी सास का कहना है कि वो बीते हफ्ते भर से गायब है। जिसके बाद महिला को खोजने के लिए परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई है। एसपी ऑफिस पहुंचे 55 साल के पति ने मीडिया को बताया 35 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके 7 बच्चे हैं। हाल ही में सतई के चंडेरनपुरवा गांव में फसल कटाई करने गए थे। वही 20 साल का लड़का महेश भी फसल कटाई कर रहा था। फसल कटाई के दौरान ही पत्नी और महेश की दोस्ती हो गई। दोनों में बातचीत होने लगी और एक हफ्ते बाद कटाई का काम जैसे खत्म हुआ, दोनों वहां से गायब हो गए। हम पत्नी को खोजते हुए लड़के के घर पहुंचे। उसकी मां ने हमें धमकाया और भगा दिया। लड़के की मां ने कहा कि तुम्हारी बीवी मेरे लड़के को लेकर भाग गई है। अब तुम मेरे घर आए हो, यह दोबारा आए तो तुम्हारी खैर नहीं। पति का कहना है कि उनकी 5 बेटियां और 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र 38 वर्ष, 35 वर्ष, 33 वर्ष है। इन तीनों की शादी हो चुकी है, जबकि 14 और 12 साल की 2 बेटियां हैं और 2 18 और 16 साल के बेटे हैं। पति और बच्चों का कहना है कि कटाई की मजदूरी में उन्हें 3.5 बोरा गेहूं और आधा बोरा तिल के अलावा कुछ नकदी भी मिली थी। पत्नी ने यह सब कुछ बेच दिया और रुपए लेकर चली गई। रुपए और गल्ला पानी नहीं होने से या अब अपनी बहन के यहाँ रहकर उसे खोज कर रहे हैं। पति का कहना है कि पत्नी के भागने की शिकायत करने के लिए वह 20 अप्रैल को पड़रिया चौकी गए थे, यहाँ आवेदन किया, लेकिन उन्होंने रिसीविंग नहीं दी। 25 अप्रैल को परिवार समेत छतरपुर एसपी को भी शिकायती आवेदन दिया, लेकिन
यहाँ भी रिसीविंग नहीं मिली। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि मेरी पत्नी को ढूंढा जाए और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे से कोई इस तरह से किसी का परिवार बर्बाद न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, छतरपुर। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। घर मकान स्कूल कॉलेज सब तोड़ा, लेकिन रास्ते में आया मंदिर तो रुक गया बुलडोजर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मेरठ के मलवा रोड पर मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे 119 के चौड़ीकरण के लिए जमीन खाली कराने के लिए रोड के दोनों ओर बुलडोजर चला। जब अतिक्रमण खाली कराया जा रहा था, तभी बुलडोजर अचानक हनुमान मंदिर के सामने आते ही रुक गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अतिक्रमण को हटा रहा बुलडोजर उस वक्त रुक गया जब बीच में एक मंदिर आ गया। दरअसल मंगलवार दोपहर मेरठ के मवाना रोड पर मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे 119 के चौड़ीकरण के लिए जमीन खाली कराने के लिए रोड के दोनों ओर बुलडोजर चला। इस दौरान NHAI के अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरठ मवाना मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ राजपुरा गांव से लेकर गंगानगर तक निर्माण कार्य गिराए गए। बुलडोजर के रास्ते में जो भी मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज, बैंकेट हॉल आया, सबको ढहा दिया गया, क्योंकि NH 119 का काम यहाँ अधिग्रहण की गई जमीन का कब्जा न मिलने से प्रभावित हो रहा था। इस बीच बुलडोजर के रास्ते में एक जगह प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर आया, वहां बुलडोजर रुक गया। मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, हनुमान मंदिर को छोड़ दिया गया है। यहां मंदिर के दोनों साइड और बराबर के मकान को तोड़कर गिरा दिया गया है। दरअसल NH 119 का चौड़ीकरण का कार्य काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। लोगों ने चौड़ीकरण के लिए ली गई जमीन का मुआवजा तो ले लिया, लेकिन जमीन खाली नहीं की थी, जिसको लेकर कल जिला प्रशासन NHI की टीम ने मेरठ से मवाना रोड पर बुलडोजर चलाया और चौड़ीकरण के लिए ली गई जमीन को कब्जा मुक्त कराया। वहां पर मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज जो भी रास्ते में आए उसे तोड़ दिया गया, किसी को नहीं बख्शा गया। लेकिन बीच में एक प्राचीन शिव हनुमान मंदिर आने से बुलडोजर रुक गया और मंदिर को छोड़ दिया गया। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई में हनुमान मंदिर को छोड़ा गया है, मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इस मामले में मेरठ के जिला अधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि वहां एक मंदिर आया है, जिस पर लोगों ने प्रार्थना की है कि इस मंदिर को कहीं शिफ्ट करा दिया जाए। ऐसे में हमने बुलडोजर को रोकते हुए लोगों से बात करके मंदिर को स्थानांतरण कराने पर सहमति दी, जिसकी कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि एक सप्ताह में हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। सालगिरह मनाने जा रही थी गुवाहाटी। आपको बता दें, लखनऊ में हनुमान सेतु के पास हुए एक हादसे में बाइक सवार महिला सिपाही की मौत हो गई। महिला सिपाही अपने देवर के साथ बाइक से एयरपोर्ट जा रही थी कि तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हनुमान सेतु के पास गुरुवार दोपहर में सड़क दुर्घटना में एक महिला सिपाही की मौत हो गई। हादसा तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुआ था। जानकीपुरम थाने में तैनात रही महिला सिपाही माला शुक्ला वर्तमान में न्यायालय ड्यूटी पर थी। गुरुवार को वह अपने देवर के साथ बाइक से किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर। इंस्पेक्टर महानगर दिनेश कुमार मिश्रा के मुताबिक 2016 बैच की सिपाही माला शुक्ला गुरुवार दोपहर में देवर के साथ बाइक से जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे
माला उछलकर दूर जा गिरी। इस दौरान उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माला पिछले कुछ दिनों से अवकाश पर थी। सीसी कैमरे से कार चालक की तलाश। पुलिस कार चालक का पता लगा रही है। आरोपित चालक बाइक में टक्कर मारने के बाद भाग निकला। पुलिस सीसी कैमरे की मदद से कार चालक के बारे में जानकारी कर रही है। परिवारीजन की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसे में माला के देवर भी घायल हो गए, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है। शादी की सालगिरह मनाने जा रही थी माला। 2 मई को माला की शादी की पहली सालगिरह थी। वह पति के पास गुवाहाटी जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी। शाहजहांपुर निवासी माला की शादी संदीप पांडे से हुई थी। संदीप एयरफोर्स में कार्यरत हैं और गुवाहाटी में उनकी तैनाती है। माला ने सालगिरह को शानदार बनाने के लिए गुवाहाटी में पार्टी का स्थान भी तय कर लिया था। इस हादसे के बाद परिवारजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। यूपी में 6000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। बनारस, बरेली और कानपुर में सबसे बड़ी कार्रवाई। भले ही महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर का विवाद शुरू हुआ हो, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कथित अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ तेज गति से चला रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के निर्देश पर ध्वस्तीकरण का कार्य धर्म स्थलों से अब तक अवैध रूप से लगाए गए 631 लाउड स्पीकर हटाए गए। अनेक स्थानों पर ऐसे लाउड स्पीकर या अन्य उपकरणों की आवाज़ कम कर दी गई है। यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बुधवार को कहा, पूरे राज्य में धर्मस्थलों पर अवैध तरीके से लगाए गए लाउड स्पीकर उतारने और वैध लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार दोपहर तक 6031 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और 29,674 ध्वनि वितरक यंत्रों की आवाज़ अनुमान सीमा तक कम कर दी गई है। कुमार ने कहा, जो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं वे गैर कानूनी तरीके से लगाए गए हैं। वे लाउड स्पीकर जो जिला प्रशासन से उचित अनुमति के बिना लगाए गए हैं या जिन्हें अनुमति संख्या से अधिक संख्या में लगाया गया है, उन्हें गैर कानूनी श्रेणी में रखा गया है। लाउड स्पीकरों के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पिछले हफ्ते वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। योगी ने कहा था कि हर किसी को अपनी अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से पूजा और इबादत करने की आज़ादी है, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज़ परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को कोई परेशानी ना हो। यूपी के गृह विभाग ने अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर को हटाने की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट आगामी 30 अप्रैल को मांगी है। पुलिस विभाग के मुताबिक सबसे ज़्यादा 1366 लाउड स्पीकर वाराणसी जोन से उतारे गए हैं। मेरठ जोन से 1215, बरेली जोन में 1070 और कानपुर जोन में अवैध रूप से लगाए गए 1056 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि जहां तक वैध लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने के सवाल है तो इस मामले में राजधानी लखनऊ अव्वल है, जहां करीब 6400 लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी की गई है। बरेली जोन में 6257 और मेरठ जोन में 5976 लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि लाउड स्पीकर हटाने का काम बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए 433 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी
सोमेन वर्मा ने बताया, अवैध लाउडस्पीकर हटाने का सिलसिला मंगलवार को भी शुरू किया गया था और यह बात अब भी जारी है। अब हम विभिन्न धर्म गुरुओं से तथा शांति समितियों के सदस्यों के साथ तालमेल कर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमें किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद उन्नाव से। नहीं साफ हुआ नाला, सेना ने दिया दुकानदारों को अल्टीमेटम। नाला सफाई के लिए नगर पालिका प्रशासन ने अस्पताल के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवा दिया, लेकिन नाला सफाई का काम शुरू नहीं हो सका। गुरुवार को हाल यह रहा कि जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया था वहां टेम्पो चालकों ने सवारी भरने का स्थान बना दिया। उधर जब सेना को पता चला कि रामलीला मैदान में लोहे की दुकानें रखी गई हैं तो सेना ने आकर मुआयना किया। दुकानदारों को गुरुवार रात तक जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया। बुधवार को नगर पालिका ने जिला अस्पताल के पास सड़क किनारे जमा अतिक्रमण को हटवा दिया। साथ ही लोहे की 24 बड़ी दुकानों को हाइड्रा से उठवाकर रामलीला मैदान में रखवा दिया था। सफाई निरीक्षक रश्मि पुष्कर ने गुरुवार को नाला सफाई की बात कही थी, लेकिन सफाई शुरू नहीं की गई। गुरुवार सुबह कानपुर कैंट से आए सैन्य अधिकारियों ने रामलीला मैदान का मुआयना किया। वहां पर दुकानें और टेम्पो अड्डे का संचालन देख आपत्ति जताई। अल्टीमेटम दिया कि गुरुवार रात तक दुकानें हटा लें, वरना बिना अनुमति रखा गया सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। वेंडिंग जोन के चक्कर में लाखों रुपए खर्च कर लोहे की पक्की दुकान खरीदने वाले 24 दुकानदारों की स्थिति न इधर के रहे और न ही उधर के जैसी हो गई है। व्यापार बंद हो गया है और सेना ने भी दुकानों को हटाने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसे में दुकानदार पूरे दिन दुकान का सामान लाद कर घर भेजने में लगे रहे। दुकानदार सुनील गुप्ता ने बताया कि वह बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन दुकानों को कहां लेकर जाएं, पालिका ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। रश्मि पुष्कर सफाई निरीक्षक ने कहा, नाला सफाई की योजना पर काम होना है, अतिक्रमण हटा दिया गया है और वहां पर कोई अतिक्रमण नहीं होगा। जल्द ही नाला सफाई कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। एक बड़ी खबर और आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। दबंग ठाकुरों की दबंगई का वीडियो वायरल। दलित परिवार को दी जात सूचक गालियां, बोले प्रधानी मेरी है, जो कहूँगा वही होगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से दबंग ठाकुरों के दलित परिवार पर अत्याचार का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक दलित परिवार पर दबंग ठाकुरों के धमकी देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले दबंग ने दलित परिवार को जमकर जात सूचक गालियां दी, उसके बाद मोहल्ले के लोगों को भी नहीं छोड़ा, भद्दी भद्दियां गाली देते रहे। दबंग ठाकुर के सामने दलित परिवार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। इतने से भी नहीं माने तो दबंग ने फ़ोन कर अपने और साथियों को बुला लिया। घर में घुसकर युवक और महिलाओं की जमकर पिटाई की। इस दौरान दबंग चिल्ला कर कहता रहा कि ठाकुर का नया लौंडा हूँ, खून चाहिए खून, प्रधानी मेरी है, जो कहूँगा वही होगा, क्या कर लेगा, जात सूचक शब्द लेकर बोला। इसी दौरान एक शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित ने मामले की तहरीर सफीपुर कोतवाली पुलिस को दी है। पहले दी गई गालियां, फिर घर में घुसकर पीटा। मामला सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के देवगांव का बताया जा रहा है। यहां के दलित परिवार सोनी पत्नी श्री कृष्ण पर दबंग ठाकुरों के अत्याचार किया। पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है। उसमें कहा गया है कि बुधवार शाम प्रधान
का बेटा प्रिंस मैं घर आया और कृष्ण को भद्दी भद्दी गालियां दी, जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद कई साथियों को फ़ोन करके बुला लिया और मोहल्ले के लोगों को भी धमकाया। थोड़ी देर ड्रामा चलता रहा, फिर दबंग प्रिंस जबरन कृष्ण के घर के अंदर चला गया। उसके साथ हाथापाई की, जिसमें उसकी गर्भवती पत्नी को चोटें आईं। दबंग से पीड़ित लगातार हाथ जोड़कर दुहाई करता रहा, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और मारपीट करते रहे। इस दौरान एक शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। ठाकुर का नया लौंडा हूँ, खून चाहिए खून, वही सामने आए घटना के वीडियो में दबंग ठाकुर कहते नजर आ रहा है कि प्रधानी मेरी है, जो चाहूँगा वही होगा, क्या कर लेगा तू। दबंग इतने में नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, ठाकुर का नया लौंडा हूँ, खून चाहिए। मामले के तूल पकड़ते ही पीड़ित दलित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि मैं गरीब हूँ, दलित हूँ, तो हमें जीने का अधिकार नहीं है क्या? हमें बार बार इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, क्या करूं साहब, गरीब हूं, किससे लड़ाई ले लूं। क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार राय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। दबंगई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। अनियंत्रित जीप पलटने से चालक की मौत, 4 यात्री घायल। आपको बता दें कि सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई और 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एक कोचिंग संस्थान के छात्रों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के हिंसमपुर मनगढ़ निवासी अजय कुमार तिवारी 53 वर्षीय जीप चालक था। बृहस्पतिवार को वह यात्रियों से भरी जीप लेकर कुंडा से लालगंज ब्लॉक के समीप अचानक जीप अनियंत्रित होकर रोड के किनारे विद्युत पोल से टकराते हुए पलट गई। हादसे में जीप चालक अजय कुमार तिवारी की विद्युत पोल की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि लालगंज के पूरे भरत जसमेढ़ा निवासी बीएससी नर्सिंग होम की छात्रा नेहा यादव 19 वर्षीय, संग्रामगढ़ के दिनों का पुरवा निवासी धन्नू 50 वर्षीय, मालती 60 वर्षीय, उधरनपुर की नीमुल 19 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची लालगंज कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल के समीप स्थित एक कोचिंग संस्थान के छात्रों की मदद से जीप में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस घायलों को लालगंज ट्रामा सेंटर ले गई। यहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतापगढ़। एक बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी नेता के भाई को मारी 3 गोलियां, हुई मौके पर ही मौत। प्रयागराज के नैनी में गंगोत्री नगर पुलिस चौकी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी नेता के भाई ब्रजेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रजेश को 2 बाइक से आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने कुल 3 गोलियां मारी। खबर विस्तार से। प्रयागराज में नैनी कोतवाली क्षेत्र के मलहरा आरओबी के नीचे बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने सरेराह गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। गंगोत्री नगर पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई घटना के बाद आसपास भगदड़ मच गई। भाजपा नेता के भाई की हत्या की सूचना पर एसपी यमुनानगर, सीओ इंस्पेक्टर नैनी समेत कई थानों की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। नैनी क्षेत्र के बड़ा चौका गांव में रहने वाले ब्रजेश सिंह 40 वर्षीय पुत्र सुरेश सिंह उर्फ बच्चन ठाकुर भाजपा बूथ अध्यक्ष चाका 4445
अजीत कुमार के बड़े भाई थे। गुरुवार दोपहर लगभग 12 बजे ब्रजेश मल्हारा रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित इंटरनेशनल स्कूल से अपने बच्चों को प्रिया और हिमांशु एवं भाई की बेटी सौम्या को लेने पहुंचे थे। धूप तेज होने के कारण ब्रजेश ROB के नीचे छाया में बाइक पर बैठा था। इसी दौरान दो बाइक से पहुंचे 5 नकाबपोश बदमाशों ने एक के बाद एक ब्रजेश की सिर व आसपास 3 गोलियां मारी। फिर फिल्मी स्टाइल से एक बाइक से छिक्की कॉलोनी तो दूसरा बाइक से FCI की ओर हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गोली लगने से ब्रजेश बाइक समेत औंधे मुंह नीचे गिर गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अकस्मात हुई वारदात से वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भागने लगे। जिस समय ब्रजेश को गोली मारी गई उस समय वहां दर्जनों अभिभावक अपने बच्चों को लेने पहुंचे थे, लेकिन गोली चलने के बाद सभी दहशत में वहां से भाग निकले। इस हत्याकांड की जानकारी होने पर ब्रजेश के भाई समेत उनके गांव के दर्जनों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। कभी दोस्ती थी, फिर बन गए जानी दुश्मन। मृतक ब्रजेश के भाई अजीत ने बताया कि उनके भाई की हत्या करने वाला छोटा चाका गांव का दीपू शर्मा जुआरी है। वह गांव में घूम घूम कर जुए की फड़ चलाता है, जिसका उसने और उसके भाई ने कई बार विरोध किया। वही ग्रामीणों की माने तो वह और ब्रजेश एक दशक से पूर्व अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। परिजनों ने दीपू, पप्पू, ज्ञान, संदीप, प्रदीप, सिद्धनाथ के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लिंक जंक्शन पर चलता था ब्रजेश का कारोबार। चाका गांव के पास लिंक जंक्शन पर ब्रजेश प्राइवेट वेंडर लगाकर ट्रेनों में चाय, कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य सामान बिचवाता था। लोगों की माने तो इस धंधे में ब्रजेश ने अच्छी पहचान बना ली थी। हत्या का एक कारण इसे भी माना जा रहा है। इसके साथ ब्रजेश कई विक्रम भी चलवाता था। 11 मार्च को हुआ था विवाद। ब्रजेश के पिता सुरेश उर्फ बच्चन ठाकुर पुराने भाजपाई थे। उनका छोटा बेटा अजीत कुमार बीते चुनाव में चाका बूथ 44-45 का अध्यक्ष बनाया गया था। अजीत ने बताया कि भाजपा की जीत के बाद 11 मार्च को उनका परिवार जीत की खुशी मना रहा था। इस दौरान उनके पास के गांव में रहने वाले दीपू शर्मा ने विरोध किया था और उनके परिवार से कहासुनी करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी थी। अजीत ने बताया कि उसे नहीं पता था कि वह सच हो जाएगा, नहीं तो वह अपने भाई को अकेला कहीं जाने न देता। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगोत्री नगर फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति मृत पड़ा था। मौके पर SP यमुनापार CO व अन्य टीमें मौके पर पहुंच गई। प्रथम दृष्टया छोटा चाका के दीपू शर्मा से मृतक की पुरानी रंजिश व रुपए का लेन देन का विवाद सामने आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को टीमें लगा दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। यह प्रकरण थाना नैनी ज़िला प्रयागराज का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगोत्री नगर फ्लाईओवर के नीचे एक ब्रजेश सिंह, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं राजपत्रित अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, SP यमुनापार भी मौके पर पहुंचे। देखा गया तो मृतक के सिर में गोली लगने जैसा निशान प्रतीत हो रहा है। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। साथ ही साथ शुरुआती छानबीन में यह बात सामने आई है कि इनका दीपू शर्मा नामक युवक से, जो इनका पूर्व परिचित है, उससे रुपयों के लेन देन का विवाद है। कुछ चर्चा यह भी है कि इनका पुरानी रंजिश भी इसी दीपू शर्मा नामक युवक से है, जिसके तहत एक घटना कारित हुई है। भी तत्काल ही परिजनों से तहरीर ली जा रही है। उसमें भी जो बातें सामने आएंगी, जो भी नामजद किया जाएगा, उसको तत्काल हिरासत में ले करके छानबीन करके साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।